Hello everyone, welcome to Camo Physical World. My name is Niharika and I will teach you chemistry. See, as in the previous video, we have already discussed about class 12th chemistry syllabus. So by today, I'm going to start your syllabus by chapter 1, that is solid state. So here is the content. In this chapter, we will study about classification of solids based on different binding forces. मतलब सॉलिड्स के बीच में किस तरह का बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. आफ्टर देन वी विल स्टडी अबाउट यूनिट सेल in 2-dimensional and 3-dimensional space, and we will calculate the density of its unit cell also. After then we will study about packaging in solid, packing efficiency, voids are new to you, but we will discuss it in later. Number of atoms per unit, how many number of atoms are present in per unit cell, we will study about that also. Point effects, electrical and magnetic properties, band theory of metals, conductors, semiconductors, insulators, and in the end we will study N and P type semiconductor. So this is the content for chapter 1 solid state. And what we gonna study today? So today we will study about general characteristic of solid and classification of solid. We will study the two classes of solid. The first one is crystalline solid and the second one is amorphous solid. So let's begin. So matter is anything that occupies mass, space and volume is known as matter. So matter basically exists in three states. There are three states of matter as gas, liquid and solid. So in solids, so first of all let's discuss about the properties of solid. So as we all know, solid जो सॉलिड होता है उसमें बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं पोजीशन पे. अगर आपको याद हो, हम लोग ये पढ़ के आए थे 9th में कि पार्टिकल्स एकदम आप उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, है ना. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन यहाँ सारी मॉलिक्यूल आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी. माइंड इट, दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो कैसा है, नेग्लिजिबल, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बांधे हुई है ना. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है. तो इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे, इसीलिए वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं. इन दिस चैप्टर हम लोग प्रॉपर्टीज़ करेंगे सॉलिड की इन डिटेल्ड मैनर में. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप होता है, हम सब जानते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अभी बताया वो कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं. मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ा हुआ है ना, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है, तो उनको एक फोर्स जोड़े हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे है, स्ट्रॉन्ग है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है, वो मॉलिक्यूल्स को क्लोजर रखती है, आपस में बांध के रखती है, पास रखती है. टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर. अब ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं. उसके बाद अभी बताया अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, वो शॉर्ट ही होगा. ओके, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे. ठीक है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर वो फिक्स्ड रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ऑसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पे. दैट मीन्स वो अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट करते रहेंगे, पर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज़ वैसे ही बना रहेगा, उनका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स रहेगा. मूविंग फर्दर,
जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे हैं, रिजिड है, ठोस हैं, ओके, और इनकम्प्रेसिबल है, मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड होने की काबिल नहीं है। सो दिस वॉज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। So the next topic we have is classification of solid. See, solids are classified here on the basis of nature of order present in the arrangement of the constituent particles present in solid. देखिए ध्यान दीजिए, सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब देखिए जब भी बात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आए तो आप समझ जाइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है कि बात हो रही है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या फिर आयंस की, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात है कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब सॉलिड्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या सॉलिड्स के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं। तो सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है, उनका कैसा अरेंजमेंट है, मतलब क्या पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, यूनिफॉर्म ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, या फिर वो यूं ही जिगजैग रेंडमली अरेंज्ड हैं। तो इसके बेसिस पर कि उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, इसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं। तो दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। द फर्स्ट type is crystalline solid and the second one is amorphous solid. See, so crystalline and amorphous की बात करें तो देखिए क्रिस्टलाइन में क्या है, जो शेप है वो कैसा है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है क्रिस्टलाइन में। वहीं अमरफस की बात करें तो वहाँ इरेगुलर शेप होता है। तो क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट शेप है। अब डेफिनेट शेप का कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि क्रिस्टलाइन में डेफिनेट शेप है? ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, देखिए यहाँ लिखा है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि वहाँ जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड है, तभी तो वो एक डेफिनेट शेप दिखा रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पहला प्रॉपर्टी हुआ शेप के बेसिस पर वो डेफिनेट शेप दिखाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं हम अमरफस की बात करें तो अमरफस का मतलब ही होता है नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, ओके। तो अमरफस जो है वो इरेगुलर शेप दिखा रहे हैं। अब अगर इरेगुलर शेप दिखा रहे हैं तो कारण भी यही होगा कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो डिसऑर्डर्ड मैनर में होगा, या फिर वो कोई ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा होगा। मूविंग फर्दर, स्ट्रक्चर। अब देखिए एक चीज़ तो हम अभी जान गए कि ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ जो होता है वो कैसा है, डेफिनेट, और यहाँ जो है वो कैसा है, इरेगुलर। तो देखिए डेफिनेट के लिए आप ये देख पा रहे हैं कितना डेफिनेटली बना हुआ है, एक के बाद एक मॉलिक्यूल है, हाँ। तो ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू, और उसके बाद और ये पूरा अरेंजमेंट, उसके नीचे भी आप देखिए लेयर्स पे लेयर्स, तो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। वहीं हम अगर इसका देखें तो यहाँ कोई ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कहीं से भी जुड़ रहा है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, रैंडमली अरेंज्ड हैं। वहीं हम बात करें क्रिस्टलाइन में तो वहाँ कैसे अरेंज्ड है, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। सो हियर मेक्स अ सेकेंड डिफरेंस। स्ट्रक्चर एक बार और सुन लीजिए, स्ट्रक्चर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं। हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। और यहाँ अमरफस में जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अमरफस में इरेगुलर शेप है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। हमें ये रैंडमली दिख रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं से भी जुड़ रहा है ना आके। अब यहाँ दूसरी तरह से ना आप इससे भी समझ सकते हो। अब इससे कैसे, यहाँ देखिए ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, यहाँ फिर से बी, ऊपर ए था ना, देखिए इसके नीचे बी, फिर बी के बाद ए, फिर बी के बाद ए,
फिर से ए के बाद बी, ए। तो यहाँ आप देखो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यहाँ ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना, एक कंटिन्यूस मैनर में एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं। वहीं आप यहाँ देखिए, ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर बी आया, अभी सब ठीक चल रहा है। बी के बाद ए, फिर भी ठीक चल रहा है। इसके बाद देखिएगा फिर से बी भी आ गया, ठीक है, फिर ए के बाद बी और फिर से ए आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, आप इससे समझिए, ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा हो गया, ये डिसऑर्डर्ड हो गया, पार्टिकल्स यहाँ रैंडमली अरेंज्ड हो गए। तो कायदे से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रीज़न है वो हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है, कि वो इरेगुलर क्यों है, डिसऑर्डर्ड मैनर में उसके पार्टिकल अरेंज है, यहाँ हमने दिखा दिया। और ये डेफिनेट क्यों है, क्योंकि रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज्ड है, ये हमने यहाँ से दिखा दिया। ओके, मूविंग फर्दर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखिए अब हम ये प्रॉपर्टी कौन सी है, किसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऑर्डर, अरेंजमेंट के ऑर्डर पे। देखिए अब अगर यहाँ आप देखो तो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, बी के बाद ए के बाद बी। तो यहाँ जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉलो होता जा रहा है, कहीं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक वो फॉलो होता जा रहा है। तो सो ऑन है, मैंने तो सिर्फ इतना बनाया, ये तो और भी हो सकता है। तो यहाँ आप देखो कि जो इनका पैटर्न है वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, वो लंबा चला जा रहा है, कंटिन्यूस है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहा जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में, वो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है ना, लंबे डिस्टेंस तक वो क्या हो रहा है, पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। तो इसका कारण क्या होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, द रेगुलर पैटर्न है किसका, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का, जो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं पीरियोडिकली। वहीं अब मुझे यहाँ से साफ समझ आ गया इस स्ट्रक्चर से, यहाँ तो ए के बाद बी, ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, लेकिन फिर से बी भी आ गया। तो यहाँ तो डिस्टेंस, सिर्फ ऑर्डर जो है वो थोड़ी देर तक फॉलो हुआ, कुछ डिस्टेंस तक फॉलो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, तो अब इसका कारण क्या है कि जो रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटेटिंग पैटर्न था वो शॉर्ट डिस्टेंस तक तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने शॉर्ट डिस्टेंस तक किया ना, पहली लाइन में हमने ऑब्जर्व किया, दूसरी लाइन में वो क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो जो रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटेटिंग पैटर्न था वो शॉर्ट डिस्टेंस तक चला और आगे जाके वो डिस्टर्ब हो गया। ओके, सो ये तो अभी हमने क्या करा, हमने दो क्लासिफिकेशन जो है वो तीन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ लिया, शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। Now next we have examples. See, in crystalline solid the examples are quartz, और जो अमरफस है वहाँ पर क्वार्ट्स ग्लास। अब ये देखिए दोनों क्वार्ट्स हैं, लेकिन क्वार्ट्स ग्लास जो है वो अमरफस में आ रहा है। तो इसका कारण यही है, आप उसका स्ट्रक्चर देखिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, रैंडमली अरेंज्ड हैं, और क्वार्ट्स में पार्टिकल्स कैसे हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वार्ट्स है। वहीं हम अमरफस सॉलिड की बात करें तो वहाँ क्वार्ट्स ग्लास है। देखिए क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास के बाद में मैं आपको आगे बता दूंगी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, या क्वेश्चंस में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है क्रिस्टलाइन का डायमंड, फिर टेबल सॉल्ट। और अमरफस की बात करें तो आपका ग्लास हुआ और रबर हुआ, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, दीज कम्स अंडर अमरफस सॉलिड। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। हम अभी भी हम डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, जहाँ अभी तक हमने शेप पढ़ा है और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंस पढ़ा और एग्जाम्पल डिस्कस किए। द नेक्स्ट डिफरेंस इज मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात करें तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। अगर मैं कह दूँ टेबल सॉल्ट का या कॉमन सॉल्ट का इतना मेल्टिंग पॉइंट है या क्वार्ट्स का इतना मेल्टिंग पॉइंट है तो वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स है कि वो उतना रेंज पे वो मेल्ट होना शुरू कर देगा, सो दैट इज़ फिक्स्ड। बट अमरफस की बात करें तो कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या होता है, ये मेल्ट करने लगता है ओवर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अमरफस सॉलिड जो है वो मेल्ट करने लगता है एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर पे, वो मेल्ट करने लगता है और मेल्ट करने के बाद वो दूसरी शेप्स धारण कर लेता है, मतलब अलग अलग तरीके की वो शेप्स को अडेप्ट कर लेता है। तो मेल्ट ग्रेजुअली, यहाँ देखिएगा, मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर रेंज, किस एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर पे वो मेल्ट करने लगता है और मोल्डेड चेंज मॉडिफाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है किस में, अलग अलग तरीके की शेप्स में, वेरियस शेप्स में, ठीक है। और एक पार्ट कभी कभी तो वो कुछ टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन भी बन जाता है। क्रिस्टलाइन बन जाता है का क्या मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर में आ जाते होंगे। क्रिस्टलाइन और अमरफस का मेन डिफरेंस यही है ना कि वहाँ वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है क्रिस्टलाइन में और अमरफस में वो रैंडमली अरेंज्ड है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एट सम टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन भी बन जाता है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वहाँ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ऑर्डर में अरेंज होना शुरू कर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन भी बनना शुरू हो जाता है। ओके। और अब देखिए, सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स, यही कारण है कि जो कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिल्की हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम अभी पढ़कर आए हैं कि जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो क्या है, वो अमरफस है। हाँ, वन सेकेंड। देखिए, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है, ये कैसा है, ये क्वार्ट्ज ग्लास, ये अमरफस है, ठीक है। तो क्या अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अमरफस सॉलिड हैं वो कभी कभी किसी भी पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं। क्रिस्टलाइन बन जाते हैं का क्या मतलब होगा कि वो उनका जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर हो जाता है, इसीलिए ग्लास पर कई दफ़ा मिल्कीनेस भी देखी जाती है। ओके, ग्लास पर कई दफ़ा और वो जो मिल्कीनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो जाहिर क्रिस्टलाइजेशन मतलब चेंज हो जाने के कारण ही वो मिल्कीनेस होती है। ओके, सो हमने क्या देखा कि मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का तो अमरफस है, लेकिन क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प है और डेफिनेट है, लेकिन अमरफस का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मोल्ड भी हो जाता है डिफरेंट शेप्स में, और किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन की तरह भी बिहेव करने लगता है, मतलब उसके पार्टिकल्स ऑर्डर में आ जाते हैं, डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। यही कारण है कि जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ग्लास ऑब्जेक्ट्स अमरफस का एग्जाम्पल है, तो जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मिल्की हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूज़न। देखिए, तो हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें, यहाँ क्रिस्टलाइन है, यहाँ अमरफस है, फिर से याद दिला देती हूँ। हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें तो डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न होता है किसका, क्रिस्टलाइन का। वहीं अमरफस की बात करें तो उसका कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता। अब हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, तो सबसे पहले फ्यूज़न देखिए, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, फ्यूज़न का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में बदलना। सॉलिड का लिक्विड में बदलना कहलाया जाता है फ्यूज़न। सॉलिड का लिक्विड में बदलना कहलाया जाता है फ्यूज़न। हीट ऑफ वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हीट ऑफ का मतलब क्या है कि एट दिस टेम्प कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट, मतलब इसी के मेल्टिंग पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सॉलिड के ही मेल्टिंग पॉइंट पे कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट इट इन लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। माइंड इट, यहाँ डेफिनेशन देखिए, शॉर्ट में लिखा है, समझने वाले समझ जाएंगे। हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब है
कितना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड के ही मेल्टिंग पॉइंट पे कितनी हीट रिक्वायर है ताकि वो क्या हो सके, वो लिक्विड में चेंज हो सके, लेकिन टेम्परेचर में यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हीट रिक्वायर है कि हम सॉलिड को लिक्विड में बदल दें, सो दैट इज हीट ऑफ फ्यूज़न। आप इसे एंथैल्पी से भी समझ सकते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं एंथैल्पी, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट, हम ट्रांजिशन पढ़ के आए हैं, वहाँ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस है, तो ये वही है हीट ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी कह सकते हैं। अब नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन जो है वो कैसा है, वो ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड का मतलब जो अभी अभी मैंने सॉलिड्स की आपको फर्स्ट स्लाइड में सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई, ये सारी वो प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस नहीं है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रू सॉलिड है, मीन्स सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की शो करता है। वही अमरफस जो है, दिस इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड, ये एक फॉल्स सॉलिड है। अब ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि ये अब इसको नाम क्या दिया है ना फॉल्स सॉलिड को, पहले ये जान लेते हैं। इसको कहा जाता है सीडो सॉलिड, यहाँ पी साइलेंट है, सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। माइंड, तो जो स्यूडो सॉलिड्स हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा है, क्योंकि ये भी अमरफस सॉलिड जो हैं वो लिक्विड की तरह बहना शुरू कर देते हैं, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो टेंडेंसी रखते हैं लिक्विड की तरह ही बहने की। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्यूडो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी तो नहीं रखा तो फॉल्स सॉलिड हो गया। और सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए क्योंकि वो क्या कर सकता है, बह सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो ग्लास विंडोज़ होते हैं या ग्लास के डोर्स होते हैं, अब पहली बात याद रखनी है कि जो ग्लास है वो किसका एग्जाम्पल है, अमरफस का एग्जाम्पल है। तो आपने देखा होगा ग्लास डोर्स हैं या ग्लास विंडोज़ हैं तो वो उनके बॉटम से ना थिक होती हैं। थिक का मतलब है थिक होती जाती हैं कुछ टाइम बाद, थिक का मतलब है मोटी होती जाती हैं। अब क्यों, अमरफस के बारे में अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लास होते हैं ये क्या करते हैं, ऊपर से जो है वो नीचे बहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ टेम्परेचर रेंज में, जिस टेम्परेचर रेंज में वो अनफेवरेबल टेम्परेचर रेंज में क्या करने लग जाते हैं, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और फ्लो करते हैं तो वो नीचे से क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं बॉटम से। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ लेता है कि वो जो ग्लास पेन्स हैं और विंडोज़ हैं वो क्यों होती हैं थिक बॉटम से। तो पहली बात वो अमरफस का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अमरफस जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो एक स्यूडो लिक्विड है, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं रखता है, वो फ्लो करता है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर पे बहना शुरू कर देते हैं और नीचे से मोटे होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ रीज़न लिखा है, द ग्लास पेन्स, जो ग्लास पेन्स हैं जो फिक्स होते हैं विंडो पे और डोर्स पे ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम। वो क्या पाए जाते हैं कि वो बॉटम में थिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ग्लास के फ्लूइड नेचर की वजह से। ठीक है, तो जो ग्लास करता है वो क्या करता है, धीरे धीरे फ्लोज डाउन वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे जो है वो बहने लगता है नीचे की तरफ, है ना, और वो बॉटम को थिक बना देता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज एनिसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनीसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और अमरफस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब एनीसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, तो एनीसोट्रॉपिक का मतलब है, एन का मतलब नॉट, आइसो का मतलब इक्वल, और ट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। देखिए यही इसका डेफिनेशन हो गया। एनीसोट्रॉपिक का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो नॉट इक्वल प्रॉपर्टी शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। वहीं आइसोट्रॉपिक का बात करें तो आइसो का मतलब होता है इक्वल और प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। वहीं अमरफस की बात करें तो वो क्या, इक्वल प्रॉपर्टी शो करता है इन ऑल डायरेक्शन।
आई होप आपको वर्ड का मतलब पता चल गया होगा कि एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब है। एन का मतलब नहीं, आइसो का मतलब सेम, तो वो सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में। जबकि अमरफस में बात करें तो सेम है प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए, अब ऐसा क्यों है हम ये देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये अरेंजमेंट हम पढ़ के आए हैं क्रिस्टलाइन का, ठीक है। अब अगर आपके इस अरेंजमेंट को आप डिफरेंट डायरेक्शन से नोट डाउन करिए। मैं यहाँ से देख रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ, मानो मैंने यहाँ से काट दिया। अब मैं डिफरेंट डायरेक्शन से इसके अरेंजमेंट को देख रही हूँ। जितनी डायरेक्शन से आप देखेंगे आपको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट मिलेगा। मतलब ये पैटर्न जो था, जो इसकी प्रॉपर्टी थी क्रिस्टलाइन की, कि वो कैसा रहता है, रेगुलर पैटर्न शो करता है, ये प्रॉपर्टी तो इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में देखूं। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका मतलब है वो हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी तो नहीं शो करेगा। हाँ, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अरेंजमेंट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ। अब ये इसका अरेंजमेंट बात करूँ तो सिंपल ए बी ए बी बी ए बी है। लेकिन अगर मैंने इसे यहाँ से काट दिया तो क्या हो गया, ए बी बी ए बी, फिर ए बी, फिर बी। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, डिस्टर्ब कर गया नहीं कर गया? सिर्फ इतना पार्ट देखिए, मैंने इतना काट दिया, इस डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ, तो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया नहीं हो गया? जो उसका अरेंजमेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसी कारण ये हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अब अगर मैं इसे बीच से हम डायरेक्शन में देखते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये इसीलिए क्या कहलाया जाता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए, इसको आइसोट्रॉपिक क्यों कहेंगे, ये हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा? तो यहाँ हमें पता है कि कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है ही नहीं, वहाँ क्या हो रहा है, कोई पीरियोडिक रेगुलर पैटर्न तो था ही नहीं। यहाँ पे वो जो पैटर्न था वो थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहा था, वो तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही था। तो देखिए, यहाँ आप कहीं से भी काट लीजिए, कहीं किसी भी डायरेक्शन से देख लीजिए, आपको हर डायरेक्शन से जो इसकी प्रॉपर्टी थी, वही इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, डिसऑर्डर मैनर में पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन से देख लीजिए, आपको डिसऑर्डर्ड मैनर में ही मिलेंगे। तो यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी ना डिस्टर्ब हुई, वो तो जैसी थी वैसी ही रही। इसीलिए ये क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो हम क्या पाएंगे, वी विल फाइंड कि सम ऑफ देयर, कि कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, और वहीं हम इनकी बात करें तो वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नाउ क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखिए, अब क्या करें, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी शार्प एज टूल से, यहाँ नाइफ से काटा है, किसी भी आप एक टूल से काट लीजिए जिसका एज शार्प हो, किसी भी शार्प एज टूल से अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें एक स्मूथ एज का स्ट्रक्चर मिलेगा, स्मूथ और फ्लैट एज का। देखिए, इसका यही पार्ट तो उठ के ऊपर चला गया, इतना काटा हमने तो एक स्मूथ स्ट्रक्चर हमें मिला नहीं मिला, एक पूरा इसका पार्ट उठ के वहाँ चला गया, तो एक स्मूथ और फ्लैट एज का स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है ये क्या शो करेगा, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। वहीं हम इसकी बात करें अमरफस की, तो वो तो डिसऑर्डर खुद अपने में है ही, तो वो क्या, एक हमें रफ एज का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका इरेगुलर एज होगा, है ना। और तो उसे हम, इसका मतलब है जो अमरफस है वो क्या करेंगे, वो क्लीवेज प्रॉपर्टी को नहीं शो करेंगे। ओके, लेट्स सी सम एप्लीकेशंस ऑफ अमरफस सॉलिड। अमरफस सिलिकॉन, ये अमरफस सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। तो जो अमरफस सिलिकॉन है वो यूज़ किया जाता है सनलाइट, आप देख सकते हैं, एक फोटोवोल्टिक मटेरियल है, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर ग्लास जो ये है, ये दैट इज़ ऑफ अमरफस। ये रबर बॉटल्स हैं, तो ये रबर बॉटल्स जो हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ रबर, एंड जो रबर है वो भी अमरफस का एग्जाम्पल है। और जो आइसक्रीम कॉटन कैंडी जो होती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अमरफस सॉलिड। So, okay, let's practice some questions now. Which of the following is not a characteristic of
क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो देयर आर द ऑप्शंस, हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रोपिक नेचर, या फिर अ रेगुलर पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न शो करता है, या फिर वो एक ट्रू सॉलिड है। तो देखिए वो डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन भी रखता है, वो एक रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न भी रखता है कांस्टेंट अरेंजमेंट का। हमने बताया था ना कि ए बी वो क्या होता जा रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस तक उसका पैटर्न जो था वो रेगुलर था, फिक्स था, और वो ट्रू सॉलिड है, सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की शो करता है। तो वो क्या नहीं है, वो आइसोट्रोपिक नहीं है नेचर में। तो आंसर इज बी। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो इन चारों में से अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शंस आर ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम या सिलिकॉन कार्बाइड। तो आंसर हम पढ़ के आए हैं, जो क्वार्ट्ज ग्लास है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, सो आंसर इज क्वार्ट्ज ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। अब यहाँ ध्यान देना है, क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब अमॉर्फस की बात कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था अमॉर्फस का क्या है, अब जितना डायरेक्शन में आप उसका वैल्यू निकालेंगे उसकी प्रॉपर्टी का वो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई ऑर्डर फॉलो हो ही नहीं रहा अरेंजमेंट का। तो किसी भी जगह किसी भी डायरेक्शन से आप निकाल लीजिए प्रॉपर्टी, हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम आएगा। तो क्या होगा आंसर? सेम इन ऑल डायरेक्शंस। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के बारे में इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑन हीटिंग वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं, या फिर दे में बिकम क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं लंबे समय तक रखने के बाद, फॉर अ लॉन्ग ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर अमॉर्फस सॉलिड को हम मोल्ड कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा, मतलब डिफरेंट शेप्स में ला सकते हैं, या फिर वो अनीसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। तो देखिए जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो क्रिस्टलाइन बन जाते हैं हीट टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, वो लंबे समय तक रखने के बाद क्रिस्टलाइन भी हो जाते हैं। वो मोल्ड भी करे जा सकते हैं डिफरेंट शेप में, लेकिन वो अनीसोट्रॉपिक नहीं है, वो आइसोट्रॉपिक है। वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम ही प्रॉपर्टी रखेंगे। ट्रॉपिक का मतलब क्या था? प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, एंड आइसो का मतलब सेम। तो ये क्या नहीं है, ये अनीसोट्रॉपिक नहीं है, ये आइसोट्रॉपिक है। तो द आंसर इज डी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप करना है। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम्पलर के भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ये सब आप लोग अपने आप पढ़िएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा पीडीएफ आपको डेली का डेली मिलता जाएगा, तो आप उसे एक साथ कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।